है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है, किंतु वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, etc इत्यादि के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आई ही एक ऐसा प्रोनाउन है, सर्वनाम है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। वी को भी हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, लेकिन वी से हम और हम लोग, एक और एक से अधिक लोगों का बोध होता है। इस वजह से वी के साथ भूल से भी हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा, वी के साथ यू जो सेकंड पर्सन कहलाता है, दे जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहलाता है, उसी तरह से सिमिलरली बॉयज, गर्ल्स, etc ये तमाम जितने भी हैं ये सभी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हैं। इस तरह से हम लोगों ने पहले के क्लास में भी पढ़ा था कि पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, और थर्ड पर्सन को दो भागों में बांटा गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हुआ कि जैसे जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक जानवर का बोध होता हो उसे, या संसार में जितने भी नाम वाले शब्द हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल दीज आर कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो दैट मीन्स ये क्या हुआ कि अ नाउन दैट डिनोट्स only one number of person, thing, animal, etc is called third person singular number। इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पर कि ही, सी, इट, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, यहाँ पर जितने सारे लिखे हुए हैं ये सभी के सभी जो हैं नाउन भी हैं, और सभी शब्दों से एक का बोध होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पर्सन को दो भागों में बांटा गया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिससे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या सब आते हैं, ही, सी, इट, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं संसार में। तो इस प्रकार से वह संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक किसी जानवर इत्यादि के नाम का बोध कराता हो, जिससे एक की संख्या का बोध होता हो, चाहे वह संख्या वस्तु की हो, व्यक्ति की हो या जानवर की हो, इससे ऐसे नाउन को या ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, वर्ड को क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो रूल हमारा क्या कहता है कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी क्या सब आते हैं, जैसे दे, बॉय, गर्ल्स, टीचर्स, मदर्स, फादर्स, ये तमाम जो जितने भी चीजें हैं जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वह संज्ञा जिससे एक से अधिक की संख्या का बोध होता हो, चाहे वह संख्या वस्तु की हो या व्यक्ति की हो या जानवरों की हो या किसी और चीजों की हो, ऐसे इसे हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहते हैं। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे, बॉयज, गर्ल्स, फिर क्या कहते हैं, बॉयज है, गर्ल्स है, टीचर्स है, मदर्स है, फादर्स इत्यादि आते हैं। तो रूल हमारा क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, वी के साथ आर, सेकेंड पर्सन यू के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आर, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे, बॉयज, गर्ल्स, etc इत्यादि के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, आर, यानी इन सब के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, किंतु अन्य पुरुष एक वचन, वह संज्ञा जिससे किसी एक की संख्या का बोध होता हो, जैसे ही, सी, इट, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, etc इन सब से एक की संख्या का बोध होता हो, चाहे किसी का नाम क्यों ही नहीं रहे। तो अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि संसार में जितने भी नाम वाले शब्द हैं जिनसे एक की संख्या का बोध होता है उन्हें हम
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। और इनके साथ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया इज का इज और क्रिया का चौथा रूप यानी भी फोर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पहचान है। हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस? इट्स वेरी सिंपल। अ सेंटेंस विच एंड्स विथ इन हिंदी रहा है, रही है, रहे हो, यानी जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर इत्यादि और जो प्लूरल नंबर है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे ही, सी, इट, ये सब जो लिखे हुए हैं, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ एक से अधिक के लिए आर का प्रयोग और एक के लिए इसका प्रयोग, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो आ गया ये। दूसरी बात, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्रिया का चौथा रूप लगाया जाता है, यानी जिस क्रिया के अंत में आई एन जी जोड़ा जाए या जिस क्रिया के अंत में आई एन जी लगा रहे उसे हम भी4 यानी क्रिया का चौथा रूप करते हैं। जैसे गो, गो में आई एन जी लग गया तो गोइंग हो गया। डू, डू में आई एन जी लग गया तो डूइंग हो गया। तो इस तरह से क्रिया का चौथा रूप उसे हम कहेंगे जिस क्रिया के अंत में आई एन जी का प्रयोग किया गया या आई एन जी लगा हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं, वी नो दैट वेरी वेल, कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ब, सॉरी देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के 5 रूप होते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्रिया के 5 रूप होते हैं। ऐसे तो मुख्य रूप से क्रिया के 3 ही रूप होते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए सामान्य तौर पर तो क्रिया के 5 रूप होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो पहला है जैसे गो, क्रिया का पहला रूप हुआ। दूसरा वेंट, क्रिया का दूसरा रूप हुआ। गॉन, क्रिया का तीसरा रूप हुआ। गोइंग, क्रिया का चौथा रूप हुआ। गोज, क्रिया का 5वां रूप हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि जिस क्रिया के अंत में आई एन जी लगा हो उसे हम भी4 यानी क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। अब आइए आगे, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें इन वाक्यों को, हिंदी के वाक्यों को इसी स्ट्रक्चर के आधार पर बनाना है। हाउ टू मेक एनी हिंदी सेंटेंसेस इन इंग्लिश, नाउ वी हैव टू लर्न। एट फर्स्ट लुक हियर, यहाँ देखिए क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए, सब्जेक्ट लिखने के लिए तो हम सबको पता है कि इंग्लिश में आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है क्रिया के बाद उसे हम ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो अब यहाँ पर हिंदी के वाक्यों को हम देखें तो यहाँ क्या करता है स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट लिखने के लिए। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। ठीक है। अब आई के बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, इज, एम, आर। तो आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, स्पष्ट नियम लिखा हुआ है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, एम। तो यहाँ पर हमने लिखा एम, आई एम हो गया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, क्रिया का चौथा। अब क्रिया देखिए इसमें क्या है, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो इस वाक्य में काम कर यानी ये वर्ब है, क्रिया हुआ। काम करना, काम कर मतलब काम करना।
तो काम करना की इंग्लिश क्या होती है? वर्क। काम करना की इंग्लिश वर्क होती है। तो काम कर इस वाक्य में क्या है? क्रिया है, वर्ब। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है, जब काम करना की इंग्लिश वर्क होती है, अगर हम ये लिखें आई एम वर्क है, वर्क में आई एन जी हमने लगा दिया, तो क्या हो गया? आई एम वर्किंग। आ रहा है, आई एम वर्किंग। तो अब यहां क्या है? मैं अपना काम कर रहा हूं। और यहां हमने क्या लिखा है? अगर इस सेंटेंस के अनुसार अगर हम ट्रांसलेट करें स्ट्रक्चर के अनुसार, इस सेंटेंस के अनुसार, तो मैं अपना काम कर रहा हूं, तो अपना को पहले हटा दीजिए। तो यहां क्या बचा? मैं काम कर रहा हूं। तो मैं काम कर रहा हूं कि इंग्लिश क्या हो गई? आई एम वर्किंग। अब यहां क्या है? अपना। तो जब आई एम वर्किंग और आई का अपना होता है माई, अगर हम यहां आई एम वर्किंग माई अगर लिखें तो फिर सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि यहां पर इस वाक्य में जब अपना हम यूज करेंगे किसी भी प्रोनाउन के लिए, जैसे आई के लिए अपना माई होता है, ही के लिए अपना हिज होता है, सी के लिए अपना हर होता है, दे के लिए अपना देयर होता है। जैसे राम है, राम के लिए भी अपना अपना क्या कहते हैं? हिज हो जाएगा। उसी तरह से राधा है तो राधा के लिए भी अपना हर हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ क्या कर रहा है सेंटेंस के हमारा, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, तो फिर हमारा क्या हो? आई एम वर्किंग माई। तो ये आई एम माई वर्किंग, ये सेंटेंस अगर हम आई एम वर्किंग या इसको अगर इस तरह से हम लिखें आई एम माई वर्किंग, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? आई एम वर्किंग ऑब्लिक यानी या आई एम माई वर्किंग। अगर ये हम लिखते हैं तो ये 100% ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का एडजस्टमेंट हो ही नहीं रहा है। यहां क्या कर रहा है? अगर ये सिर्फ रहता कि मैं काम कर रहा हूं, तब तो फिर आई एम वर्किंग हो जाता या आई एम डूइंग वर्क हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है? मैं अपना काम कर रहा हूं। तो जब मैं अपना काम कर रहा हूं, तो मैं के साथ जब अपना आया, तो मैं का अपना आई माई होता है। तो जब मैं के साथ अपना आया, तो फिर वहां पर इस प्रकार के सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग होता है। यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, बिल्कुल रॉन्ग है। आई एम वर्किंग या आई एम माई वर्किंग, दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। इसलिए क्योंकि आई एम के बाद हम अपना भी हमको यूज करना है। जब अपना यूज करना है तब तो फिर यहाँ पर दो क्रिया का, दो वर्ब का हम प्रयोग हमें करना होगा। तो क्या दो वर्ब का प्रयोग करना होगा हमें सेंटेंस को सही करने के लिए, सेंटेंस को एडजस्ट करने के लिए, सेंटेंस को सटीक बनाने के लिए यहाँ पर हमें दो वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्क का मतलब होता है काम करना, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट आई एम माई वर्किंग नहीं लिख सकते। तो अब इसको क्या करना है? पहले इसको मिटाएंगे। अब देखिए इसका क्या बनता है। स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है? सब्जेक्ट पहले लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? एम। हमारा रूल भी कहता है, यहां भी लिखा हुआ है कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है ना। तो अब देखिए आई लिख दिया हमने, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम भी लगा दिया। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है? V4 क्रिया का चौथा रूप। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि जिस क्रिया के अंत में ing लगा रहे उसे हम V4 कहते हैं या क्रिया का चौथा रूप कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है, चूंकि यहाँ काम करना एक क्रिया है, तो काम भी है कर, ठीक है। तो अब कर की पहले, कर भी एक वर्ब है, कर मतलब करना, करना भी एक वर्ब है, करना की इंग्लिश होती है डू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो प्रकार के यहाँ पर जो है वर्ब है, एक काम भी है और एक कर भी है। तो काम की इंग्लिश वर्क होती है और करना की इंग्लिश डू होती है। तो इस तरह के वाक्य में हम क्या करेंगे? डू को मैन वर्ब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया।
और वर्ब को हम मुख्य क्रिया नहीं बना सकते, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे। तो अब यहां देखिए क्या हो गया, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अपना काम। तो आई का अपना क्या होता है, माई। आई एम डूइंग माई, अब क्या कर रहा हूं, तो काम, काम की इंग्लिश क्या होती है, वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क। बन गया, समझ में आया, आई एम डूइंग माई वर्क। अब चले आइए दूसरा, हम लोग सभी व्याकुल हो रहे हैं। जैसा कि हम सबको अभी पता है, हमारा रूल भी यही कह रहा है कि वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, हम लोग सभी व्याकुल हो रहे हैं। तो इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ, वी, ठीक है। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, आर। यहां भी लिखा हुआ है, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई के साथ एम, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, etc के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या लगेगा, आर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वी है, तो सब्जेक्ट के रूप में वी को हमने लिखा, अब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, आर, वी आर। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है, V4 यानी क्रिया का चौथा रूप करता है। तो अब इस पर क्रिया खोजिए, क्या है, व्याकुल, व्याकुल होना, व्याकुल हो मतलब व्याकुल होना। व्याकुल होना की इंग्लिश 3 होती है, रेस्टलेस, अनक्सियस और बैफल्ड, बैफल भी होती है। आप इन तीनों में से किसी भी एक इंग्लिश वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, रेस्टलेस भी आप कर सकते हैं, बैफल भी कर सकते हैं, या तो अनक्सियस भी कर सकते हैं। तो आइए, आपको जो आसान और इजी वर्ड लगे उसी को यूज कीजिए। आप अगर रेस्टलेस का वर्ड यूज करते हैं, V4 क्रिया का चौथा रूप कह रहा है, तो क्रिया क्या है, व्याकुल हो। व्याकुल हो मतलब व्याकुल होना। तो व्याकुल होना की 3 इंग्लिश मैंने आपको बतलाया अभी, रेस्टलेस, बैफल और अनक्सियस। तीनों में से आप कोई एक यूज करते हैं। अगर रेस्टलेस का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी आर रेस्टलेसिंग, ठीक है। या हो, व्याकुल हो, तो यहाँ पर बीकम का को लगाना उचित नहीं है, क्योंकि रेस्टलेस का अर्थ ही हो जाता है व्याकुल होना, बैफल का अर्थ ही हो जाता है व्याकुल होना, या अनक्सियस का अर्थ ही हो जाता है व्याकुल होना या विचलित होना। तो फिर वहां पर बिकम का यूज करना या बी का यूज करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, वी आर, बैफलिंग भी हम लिख सकते हैं, BAFFLING, क्या हो गया, वी आर बैफलिंग, वी आर रेस्टलेसिंग, वी आर अनक्सिंग। इस तरह से जो है हम ये लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब जो है ये आपने लिख लिया, वी आर बैफलिंग। नंबर 3 में, तुम परीक्षा दे रहे हो, तुम परीक्षा दे रहे हो। तो अगर हम सिंपली अगर देखें, कई लोग क्या करते हैं कि तुम परीक्षा दे रहे हो, इसका ट्रांसलेट अगर कहा जाए करने के लिए, तो कई लोग ऐसा भी कर देते हैं क्या, कि तुम परीक्षा दे रहे हो, यू आर गिविंग एग्जामिनेशन। तो दैट इज नॉट सो फेयर। ये यू आर गिविंग एग्जामिनेशन ये गलत है। परीक्षा में लोग सम्मिलित होते हैं, तो वहां पर हम गिविंग का प्रयोग नहीं कर सकते। वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर प्रिपेयर का यूज करेंगे। किसका करेंगे, प्रिपेयर। तो क्या हो जाएगा कि तुम परीक्षा दे रहे हो, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। तो यू आर बैफलिंग, वी आर रेस्टलेस, बैफल, अनक्सियस, अनक्सिंग। इस तरह से जो है हम ये लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब जो है, ये आपने लिख लिया, वी आर बैफलिंग, नंबर 4 में, तुम परीक्षा दे रहे हो। तो यू आर
उसके बाद क्या करता है, क्रिया का चौथा रूप। अब क्रिया खोजिए, इसमें क्या है, परीक्षा दे। परीक्षा दे मतलब परीक्षा देना, मतलब परीक्षा में सम्मिलित होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। क्या हो गया, यू आर प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आप ये लिखना नहीं चाहते हैं, प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब भी तैयार करना हो, तैयार करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम के साथ मोस्टली प्रिपेयर वर्ड का ही यूज किया जाता है। अगर ये वर्ड आपको नहीं लिखना है, यूज करना है, सोचना है क्या कि और इससे ज़्यादा हम सटीक वर्ड का यूज करें, तो इसका दूसरा हो जाएगा यू आर पार्टिसिपेटिंग। अब जब पार्टिसिपेट का मतलब होता है सम्मिलित होना, जब पार्टिसिपेट का यूज हम कर देंगे तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, तब इन द एग्जामिनेशन हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग इन द एग्जामिनेशन। ये बन गया। ये हो गया। इसको जो है